हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई और अच्छी कहानी में। सुखीराम बेहद सीधा साधा और मेहनती युवक था। वे अपने गांव से दूर शहर में काम करता था और उसके बीवी बच्चे गांव में रहते थे। ये सुखीराम का पैतृक गांव था। वहीं पर उसका भाई नरेश भी अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं श्यामू नाम का नौजवान अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। उसकी बुआ की शादी सुखीराम के भाई नरेश के साथ हुई थी। सुखीराम की पत्नी विनीता पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारियां ठीक ठाक निभा रही थी। वे अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। जिंदगी में कब करवट ली कि सुखीराम को पता ही नहीं चला। पिछले कुछ समय से सुखीराम जब भी छुट्टी पर घर आता था, उसे पत्नी विनीता के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता था। उसे अक्सर अपने घर में श्यामू भी बैठा मिलता था। श्यामू हालांकि उसके भाई नरेश की पत्नी का भतीजा था, फिर भी बस यही सोचता था कि आखिर उसके घर में क्यों डेरा डाले रहता है। उसने एक दो बार श्यामू को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहने से अच्छा है कि वे कहीं कोई कामकाज ढूंढे। विनीता ने भी श्यामू पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी घर आता था वह उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। श्यामू के मन में क्या था ये विनीता को पता नहीं था। एक दिन श्यामू दोपहर में उसके घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वे उसके पास आकर बोला, बुआ, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। श्यामू की इस बात पर पहले तो सुनीता चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है। तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे घर आता हूँ। श्यामू ने हंसते हुए कहा। श्यामू की बातें सुनकर विनीता के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और ये बताओ कि फूफा जी कब आएंगे। उसने पूछा, उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। विनीता ने थोड़ा रोष में कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ। फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर ना आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। ये कहकर श्यामू ने जैसे विनीता की दुखती रग पर हाथ रख दिया। इसके बाद विनीता के करीब आकर वह उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर श्यामू तो चला गया, लेकिन विनीता के मन में कई सवाल छेड़ गया। वे सोचने लगी कि आखिर श्यामू का उसके यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 28 साल का श्यामू देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव के एक ईंट भट्टे पर काम करता था। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, पर वहाँ से अच्छी कमाई हो जाती थी। बुआ के यहाँ आते आते उसका दिल बुआ की देवरानी विनीता पर आ गया था। विनीता पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नज़दीकियाँ रास्ते में बाधक थीं। श्यामू को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर विनीता को बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन श्यामू के जाने के बाद विनीता देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर श्यामू चाहता क्या है। उस रात विनीता को देर तक नींद नहीं आई। श्यामू की बातचीत का अंदाज मन मोहने वाला था, लेकिन विनीता उम्र और रिश्ते में श्यामू से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही उसका मन डगमगा रहा था। उसने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएगा तो वह उससे कहेगी कि या तो वह उसे गांव में रहकर कोई काम करे या फिर उसे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद सुखीराम छुट्टी पर आया तो विनीता ने कहा, देखो, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। या तो तुम यहीं कोई काम कर लो या फिर मुझे भी और बच्चों को भी शहर ले चलो। अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। पत्नी की बात सुनकर सुखीराम बोला, लगता है तुम पगला गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। तो क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? विनीता ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर विनीता, ये मेरी मजबूरी है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि वहाँ किराए पर कमरा लेकर तुम्हें साथ रख सकूँ। और तुम क्या सोच रही हो कि वहाँ मैं खुश हूँ? नहीं, तुम्हारे बिना मैं भी कम परेशान नहीं हूँ। पति के जवाब पर विनीता कुछ नहीं बोली। सुखीराम 3 दिनों तक घर पर रहा। तब तक विनीता काफ़ी खुश रही, पर पति के जाने के बाद उसके जिस्म की भूख फिर सिर उठाने लगी। वह उदास हो गई। तब उसके दिलो दिमाग में श्यामू घूमने लगा। वे उससे मिलने को तावली हो उठी। इतना ही नहीं,
वह अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी शामू आया था क्या? नहीं, क्या हुआ? जेठानी ने कहा। आया तो था, जल्दी में था। क्यों, कोई काम था क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। उदास मन से विनीता वापस आने को हुई, तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर विनीता का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे लगा कि श्यामू उससे नाराज़ है, तभी तो वह उसके घर नहीं आया है। अगले दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला, सामने श्यामू खड़ा था। तुम? उसे देखकर विनीता हैरानी से बोली, हाँ मैं ही हूँ बुआ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? बड़ी बुआ बताया कि तुम मुझे याद कर रही थी, सो मैं आ गया। अब बताओ क्या कहना है? श्यामू ने घर में दाखिल होते हुए कहा। विनीता ने मुख्य द्वार बंद किया और अंदर आकर श्यामू से बातें करने लगी। कुछ देर में विनीता 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो श्यामू ने पूछा, फूफा आए थे क्या? हाँ आए तो थे, लेकिन 3 दिन रहकर चले गए। विनीता वियमन से बोली। श्यामू को लगा कि वह फूफा से खुश नहीं है। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, बुआ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। नहीं नहीं, तुम बताओ क्या बात है? बुआ सच तो ये है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। श्यामू ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। श्यामू की बात पर विनीता भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र में फ़र्क देखा है? मैं रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूँ। हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम पर आ गया है। अब तो दिल दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। श्यामू ने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। ज़रा सोचो, अगर घर वालों को ये सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा? विनीता ने कहा। श्यामू चरपाई से उठा और विनीता के पास जाकर उसके गले में बाहें डाल दी। विनीता ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे श्यामू की हिम्मत बढ़ गई। उसके बाद विनीता भी खुद को नहीं रोक सकी तो मर्यादा भंग हो गई। जोश उतरने पर जब होश आया तो दोनों में से किसी के भी मन में कोई पछतावा नहीं था। विनीता को अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके श्यामू चला गया। उस दिन के बाद विनीता की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी उसे डर भी लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब श्यामू का आना जाना लगा रहने लगा। इसी बीच एक दिन सुखीराम अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय पर घर पर श्यामू नहीं था। विनीता डर गई कि कहीं पति की मौजूदगी में श्यामू ना आ जाए, इसलिए उसने श्यामू को फ़ोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद सुखीराम चला गया, पर विनीता के मन में डर सा समा गया। अब पड़ोसियों को भी विनीता के घर श्यामू का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने विनीता को टोक ही दिया, जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का तो कुछ ख्याल करो। विनीता तमक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, तुम हमारी फिक्र मत करो। श्यामू उसके यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीज पड़ चुके थे। एक दिन जब सुखीराम घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा, श्यामू तुम्हारी गैर मौजूदगी में इतना क्यों आता है? तुम अपने घर पर ध्यान दो। ये श्यामू का क्या चक्कर है? तुम उसे यहाँ आने से मना कर दो। जवान बेटी है हमारी, सुखीराम ने कहा। अपनी बेटी की देखरेख मैं खुद कर सकती हूँ, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ। ज़रा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है? सुखीराम को विनीता की इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे उसकी पत्नी के श्यामू के बारे में जो खबर दी है वह सही है। सुखीराम 2-4 दिन रुककर अपने काम पर शहर चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा भी दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो सन्न रह गया। उसकी पत्नी श्यामू की बाहों में थी। गुस्से में सुखीराम ने डंडा उठाया और विनीता की खूब पिटाई की, जबकि श्यामू वहाँ से भाग गया। पिटाई के बाद भी विनीता के चेहरे पर डर नहीं था। वह घुर्रा कर बोली, इन सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं किया। सुखीराम का गुस्सा बढ़ गया। वह हैरान था कि विनीता ने रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखा। श्यामू तो उसके बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूँगा।
मैं आ गया हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? विनीता ने पूछा। अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ। यहीं खेती बाड़ी करूँगा, फिर देखूँगा तुझे। सुखीराम ने पति सुखीराम ने पति की नौकरी छोड़ने की बात सुनकर विनीता परेशान हो उठी, क्योंकि अब उसे श्यामू से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। उसने श्यामू को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब वह किसी भी कीमत पर श्यामू को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। सुखीराम को इस बात का डर लगा रहता था कि विनीता श्यामू के साथ भाग न जाए। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे अपनी चरित्रहीन पत्नी से नफरत होने लगी। बेटी भी जवान थी, पर वह माँ की ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं मेरी बेटी गुमराह ना हो जाए। सुखीराम की चौकसी के बावजूद विनीता और श्यामू मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे। ये बात भी सुखीराम से ज़्यादा दिनों तक छिपी न रह सकी। उस दिन विनीता को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। सुखीराम समझ गया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफ़ी तनावपूर्वक रहने लगा था। श्यामू सुखीराम की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफ़ी सोचने विचारने के बाद सुखीराम को लगा कि इस समस्या का एक ही हल है कि रास्ते के कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज़ रोज़ पिटने से विनीता को लगने लगा था कि अब वह पति के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। वह खुलकर श्यामू के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। सुखीराम धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक ये काम उसके लिए कठिन था, पर एक और चरित्रहीन पत्नी थी और दूसरी ओर बेलगाम भतीजा। दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। योजना के अनुसार सुखीराम उसी भट्टे पर काम करने लगा जहाँ श्यामू काम करता था। सुखीराम जानता था कि श्यामू रात में भट्टे पर ही सोता है। उसे लगा कि वह वहीं पर अपना काम आसानी से कर सकता है। वह भट्टे पर ही सोने लगा और मौके की तलाश में लग गया। श्यामू अपने फूफा सुखीराम के इरादे से बेखबर था, जबकि सुखीराम ने तय कर लिया था कि अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले को वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी नौकरी के तीसरे दिन सुखीराम को मौका मिल गया। उसने देखा श्यामू अकेला सो रहा था। वह अपनी जगह से उठा और फावड़े से श्यामू पर प्रहार कर दिया। चोट श्यामू के कंधे पर लगी तो वह चीख कर उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन सुखीराम ने उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जिससे वह वहीं मर गया। श्यामू की हत्या करने के बाद सुखीराम ने राहत की सांस ली, पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।